चलो आज आप लोगों का इसमें नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करी जाए तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अब आपको बताएगा कि अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनको हमें नेम किस तरीके से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जब आप नेमिंग करोगे तो नेमिंग के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। उन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। लिखने को कोई रूल नहीं आता है, पर रूल्स को ध्यान में रखे बिना आप कंपाउंड्स को नेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। बेसिक से बताने का मतलब है मैं सीधा वहां से शुरुआत नहीं करूंगा कि स्टेप्स लिखवा दिए और क्वेश्चन करा दिया, नहीं। पहले समझेंगे कि नेमिंग की अपने पास इंपॉर्टेंस क्या है। और उसके साथ साथ आप ये देखो कि अब आपके पास जो कंपाउंड्स है ना, अब आपको कंपाउंड्स में एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल गया होगा। क्योंकि अब आप लोगों ने पढ़ा कि एलिफेटिक भी होते हैं कंपाउंड्स, एरोमेटिक भी होते हैं। फिर हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो अगर एलिफेटिक है, उसके साथ जो दूसरे कंपाउंड से अगर वो साइक्लिक होते हैं, रिंग हो जाते हैं, तो होता क्या है कि कंपाउंड का नेचर चेंज होने के साथ साथ ना जो उसको नेम करने का तरीका है वो भी बदल जाता है। तो अब आपके पास इतनी सब कैटेगरीज बनने लग जाएंगी नेमिंग में कि जो कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा आपके माइंड में। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, हर स्टेप के साथ साथ उसके एग्जांपल भी समझेंगे, जिससे कि आपके माइंड में जो क्लैरिफिकेशन है वो हमेशा रहे। तो आपको एक क्लैरिटी मिलती रहेगी कि भाई जो नेमिंग है वो काम कैसे कर रही है। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आज बात कर लेते हैं आपके पास पहले कॉमन नेम से या फिर हमारे पास जनरल नेम ऑफ द कंपाउंड से। देखो आपके पास जो नाम है वो दो तरीके के आपको पढ़ाए जाएंगे। एक तो होगा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जो कि ठीक है, आपको हम लोग रूल्स बता देंगे, उसके हिसाब से आप अपने पास आईयूपीएसी जो नेमिंग है वो कर सकते हो। लेकिन दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास कॉमन नेम या फिर जनरल नेम। अब कॉमन नेम और जनरल नेम क्या होते हैं, इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो आपके पास ट्रिवियल नेम्स भी होता है। ठीक है, ट्रिवियल भी जो होता है वो जनरल नेम्स का ही आपके पास एक दूसरा नाम है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। क्या बोला मैंने यहां पर, ये ठीक है। ट्रिवियल नेम, जो ट्रिवियल नेम्स होते हैं, ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम्स, ये आपके पास जनरल नेम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब हुआ क्या कि आपके पास जैसे कोई कंपाउंड है, मैं बोलता हूं एक सिट्रिक एसिड है। आपने देखा होगा जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं जो कि खट्टे होते हैं, उनके अंदर मेनली हमारे पास क्या पाया जाता है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड जो होता है ये इसका अब ना, ये इसका जनरल नेम है। सिट्रिक एसिड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो सिट्रस जो कंपाउंड, जो सिट्रस जो फ्रूट्स है अपने पास, उसके अंदर आपको जो खट्टापन देखने को मिल रहा है वो किसकी प्रेजेंस के कारण देखने को मिल रहा है, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड हुआ तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर मैं जो भी नाम बोल रहा हूँ सिट्रिक एसिड, ये उसका आईयूपीएसी नेम नहीं है। ये उसका कौन सा नेम है अपने पास यहाँ पर, जनरल नेम या कॉमन नेम, या फिर आप कह दो यहाँ पर ट्रिवियल नेम है। ठीक है, वैसे आपके पास जैसे एक कंपाउंड होता है, आपने फॉर्मिक एसिड सुना होगा, फॉर्मिक एसिड, जिसका हम लोग आईयूपीएसी नेम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड का मतलब होता है मेथेनोइक एसिड है। अभी अभी करेंगे इसको आगे। अभी जो फॉर्मिक एसिड, इसका नाम पड़ा है कैसे पड़ा, कह रहे हैं कि जो आपके पास जो चींटी होती है ना लाल वाली, तो ये उसमें पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लैटिन जो वर्ड है, लैटिन वर्ड में जो एंट है, एंट को हम लोग लैटिन में क्या कहते हैं अपने पास, फॉर्मिका। तो इसलिए फॉर्मिका से डिराइव हुआ वो फॉर्मिक एसिड। तो अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये डिराइव होकर क्या रहा है, इसका मेरे पास कोई सोर्स है, तो ये कॉमन नेम हो गया इसका, जिसका इन्होंने सोर्स मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हुए, CH4, CH4 को आप लोग वैसे मीथेन कहते हो। ठीक है, आपको ध्यान रहे कि मीथेन को ही ना मार्श गैस भी बोला जाता है। मीथेन को ही क्या कहते हैं हम लोग हमारे पास, मार्श गैस कहते हैं। फिर ये आपके पास ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, फिर ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है ये आइसोब्यूटेन है, फिर नियोपेंटेन है। इस तरीके से कई सारे आप यहाँ पे कंपाउंड्स लिखे हुए देख सकते हो, जिसमें से एन ब्यूटेन उसका आईयूपीएसी नेम भी है। ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम जो है वो यही होता है। ब्यूट मतलब वहां पे 4 कार्बन है, एन बता रहा है एल्केन की कैटेगरी का। तो ये अपने पास जनरल नेम और कॉमन, जनरल नेम और आईयूपीएसी नेम आपको यहाँ पर एक जैसा दिख सकता है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही स्नैप है, ये एनसीईआरटी की एक फोटो लगी हुई है यहाँ पर। अब इसमें कई सारे कंपाउंड्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो अभी एक जस्ट फॉर रेफरेंस है, अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये बना कैसे, इसका नाम ये कैसे आया। अभी आपको आगे सब कुछ पढ़ाया जाएगा जैसे जैसे हम लोग कैटेगरीज एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अब बात ये आती है कि ये तो हो गई चलो जनरल नेमिंग की बात, जो कि आपको कुछ कंपाउंड्स की बताई। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि इस तरीके से आप अपने माइंड में कितने कंपाउंड सोच सकते हो। आपको क्या लगता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने होते होंगे नेचर में, 100, 150, 250, 1000, 2000, कितने सोच पाओगे आप। अभी जो बहुत सारे जो आप कह रहे हो, बहुत सारे में जो हमारे पास जो टर्म है, इसको मैं कहूं तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो अकरेंस है बिल्कुल आप एक इनफाइनाइट कह सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि कहां से डिराइव किए होंगे आप लोगों ने, नेचर से। ठीक है, नेचर का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव हो रहा है। तो भाई ये तो फिर स्टडी है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी। इस तरीके से हमें कई सारे नेचुरल और ऑर्गेनिक सोर्सेज मिलते रहेंगे, जहां से क्या पता कब कौन सा नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डे बाय डे हमारे पास डिस्कवर हो रहा हो।
तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना अगर मैं जनरल नेम के फॉर्म में याद रखना चाहूं तो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं है जनरल नेम के फॉर्म में याद रखना, क्योंकि मैं कितनों के ही याद रखूंगा। कीटोन में भी अगर 3 कार्बन का कीटोन है तो आपने कह दिया चलो ठीक है एसीटोन है उसका नाम, पर जब कीटोन 4 की होगी, 5 की होगी, 6 की होगी, ठीक है, 40 कार्बन का भी कीटोन होगा, फिर उसमें ब्रांचिंग भी होगी, आप कितनों के जनरल नेम रटवाओगे सबको। तो इसलिए आईयूपीएसी ने बोला कि भाई कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम के साथ काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। किस बात का स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि जिससे जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड जब भी किसी के सामने लिखा जाए उसके फॉर्मूले की फॉर्म में, कि उसको फॉर्मूला और स्ट्रक्चर अगर लिख के दे दिया जाए तो वो आदमी खुद अपने पास उसका जो नेम है वो कर ले, अगर उसने हमारे रूल्स पढ़े हुए हैं तो आईयूपीएसी ने इसलिए आपके पास बनाए कुछ रूल्स, और ये रूल्स किसके लिए बनाए गए थे, फॉर द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आईयूपीएसी जो है उसकी फुल फॉर्म आप सभी जानते हो, वो क्या होती है हमारे पास, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर जनरल नेम के भरोसे चलते तो जनरल नेम के भरोसे आदमी 20, 25, 30 कंपाउंड याद कर लेगा, उसके बाद वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सोर्स बेस्ड है कि ये हमारे पास कंपाउंड डिराइव कहां से हुआ, इस बात पे वो कॉमन नेम रखा गया है। तो आप इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते अब अपनी तरफ से कि भाई अगर 2 पे ये नाम आया तो 3 पे ही होना चाहिए, 4 पे ये, ऐसा चलेगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो तो सोर्स के ऊपर काम कर रहा है। जबकि जो हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां पर क्या है, वहां पर आपके पास यही जो चीज है वो इस बात पे काम करेगी कि 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं, 5 के लिए पेंट, 3 के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अपने पास वो प्रोप। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेमिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग में अगर देखा जाए तो जो भी कंपाउंड आपके पास यहाँ पर गिवन है, हमारा काम होता है कि हम लोग पहले अपने कंपाउंड को जब देखें तो कंपाउंड में आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि आपका कंपाउंड जो है उसमें कार्बन के बीच में सभी बॉन्ड सिंगल है, कोई बॉन्ड डबल, कोई भी बॉन्ड यहाँ पर जो है वो डबल है या ट्रिपल है, ऐसा कोई बॉन्ड तो मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। अभी आप यहाँ पे जो कार्बन चेन देख रहे हो, इस कार्बन चेन में सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये आपके पास कोई एल्केन डेरिवेटिव है। कौन सा डेरिवेटिव है आपके पास, कोई एल्केन, कि मतलब मेरे पास हाइड्रोकार्बन जो बनी होगी पहले एल्केन बनी होगी और एल्केन के बाद ये बन करके आए होंगे। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, ये है जो येलो कलर से जिसको आप देख रहे हो ये मेरी पेरेंट चेन होती है। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हमारी पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन ना असलियत में उसको लिया जाता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन। ध्यान रहे कि वो सबसे लंबी चेन जिसमें कार्बन आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारी पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के अंदर आपको सारे कार्बन इंक्लूड करने हैं। जब तक आपका पेन ना उठे तब तक वो चेन है। जरूरी नहीं कि चेन हमेशा सीधी हो, चेन जिगजैग भी हो सकती है, चेन आपके पास इस तरीके से भी हो सकती है। तो चेन का मतलब है आपका पेन नहीं उठना चाहिए, जब तक आपका पेन नहीं उठ रहा है वही सबसे लंबी चेन है। तो पेरेंट कार्बन चेन मेरे पास वो कार्बन को बनाना है हमेशा, उस चेन को बनाना है हमेशा जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहे हो। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ना एक कार्बन आपकी चेन से बाहर हो गई। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच हो रखी है इसमें, और असलियत में आपका मिथाइल ग्रुप है अभी। ठीक है, एक कार्बन बाहर होने का मतलब आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो चेन से बाहर हो गया। तो ये जो ब्रांचिंग हुई है, जो आपके पास बाहर हुआ ना, इसको मैं क्या कहूंगा, अब ये आपका क्या बन गया, इसका एक, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन का क्या बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब उसके अलावा यहाँ पर 2 लोग बच गए, एक आपका बच गए ब्रोमीन और एक बच गया आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये दोनों होते हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन भी आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और वैसे ये जो हाइड्रोक्सी ये भी आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये अपने पास, ये OH वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप हुआ करता था, अल्कोहल्स का। ठीक है, इसका मतलब है कि जब मैं इसको नेम करूंगा ना तो मैं ध्यान रखूंगा कि अल्कोहल्स को किस तरीके से नेम करते हैं। रूल पे नहीं जाएंगे, भी रूल आगे आएगा। अभी आप लोग यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक समझो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास, अपनी पेरेंट कार्बन चेन। फिर पेरेंट कार्बन चेन को अगर छोड़ के जो भी उसमें कार्बन बच गए इन दी फॉर्म ऑफ ब्रांच, उसको हम लोग कहते हैं उसका फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बाकी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपकी जो चेन है, अगर आपकी चेन में सारे के सारे कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग हमारे नाम को ना हमेशा एन से एंड करते हैं। किससे एंड करते हैं, हमेशा एन से। लेकिन अगर आपकी कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, अब आप एन से एंड नहीं कर सकते, अब आपको इन का या आइन का यूज करना पड़ेगा, और उसकी पोजीशन भी वहां पर अपने पास डेजिग्नेट करनी पड़ेगी या मेंशन करनी पड़ेगी कि वो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगा है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। इसको भी जब जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तब हम लोग वहां पर उसको देखेंगे। तो क्या आप लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ आई जो मैंने यहाँ पर बोली? ये आपके पास एक सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग है कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपने पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को समझ सकते हैं। ये सबसे पहला पार्ट है, और अगर मैं आपको कहूं तो ये आपको इजी लग रहा होगा अभी, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, आपके पास जो बेसिक्स है, जो बच्चे के बेसिक्स अपने पास मजबूत है वो कभी गलती नहीं करेगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप पेरेंट चेन ही गलत सेलेक्ट कर लोगे। मैंने भी बोला ना,
पेरेंट चेन। और अभी होगा भी ये, जब मैं भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा देखना भी आप लोग क्या गलती करोगे, क्योंकि जो चेन है आधे बच्चों को लगता है चेन का मतलब होता है बस सीधी, जो सीधा चल रहा है वही कार्बन चेन है, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने यहां पर एक कंपाउंड बनाता हूं, अब जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, अब इस कंपाउंड में अगर मैं आपको कहूं कि सबसे लंबी कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, तो बच्चे को क्या लगेगा, सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की मेरे पास, यहां पर टोटल 4 कार्बन की। ठीक है, अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं चेन में, 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपने कहा कि मेरे पास ना एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मेरे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां पर इथाइल ग्रुप बाहर हो गया। अभी कंफ्यूज मत होना, इसे इथाइल क्यों कहा बताएंगे अभी आगे, कि आपने कहा इथाइल ग्रुप बाहर हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, चेन को मैंने आपको क्या कहा था, चेन का मतलब आपके पास जब तक आपका पेन ना उठे, तो भाई मैं अगर इसको इस तरीके से ना सिलेक्ट करके, अगर मैं आपको कहूं कि मैं इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करता है, यहां पर ये यहां से लेकर के अगर मैं यहां तक जाता, तो तब कितने कार्बन आते हैं आपके पास चेन में यहां पर टोटल, अगर हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करते तो क्या लगता है यहां पर ये कितने कार्बन आए आपके पास टोटल, 5 कार्बन आए। जबकि जो आपने पहले वाला तरीका करा, इस तरीके से जब हम लोग गए तो यहां पर मेरे पास कार्बन चेन में कितने आ रहे हैं टोटल 4, और ऐसे में कितने आ रहे हैं 5। इसका मतलब जो हम लोगों ने किया है फिर वो तरीका क्या है, वो गलत है। तो अगर आप इस तरीके से यहां पर सिलेक्ट कर रहे हो अपनी चेन को, तो क्या ये तरीका सही है क्या, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे आपका सिलेक्शन रॉन्ग हो गया। ये क्या है, ये है रॉन्ग सिलेक्शन। और किसका रॉन्ग सिलेक्शन हुआ है, ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। ठीक है, आपको पेरेंट चेन सबसे लंबी रखनी होती है, तो ये तो गलत तरीका है। तो इसका सही तरीका क्या होता, इसका सही तरीका क्या था अपने पास, जब मैं इसको यहां पर देख रहा हूं तो 4 कार्बन आ रहे हैं, जबकि आपको चेन कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए थी, इस तरीके से। आई बात समझ में, आपको 4 नहीं है, यहां पर टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, यहां पर मेरे पास चेन में टोटल 5। ठीक है, तो अपने पास जो इसका सही तरीका है वो ये हो सकता था। तो हम लोगों को जो चेन यहां पे सिलेक्ट करनी थी वो ये रहेगी आपकी। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं हमारे पास टोटल 5। और कौन बाहर हो गया आपके पास, एक तो फंक्शनल ग्रुप OH बाहर हो गया, और एक आपका सब्स्टिट्यूएंट यहां पर बाहर हो गया मिथाइल। तो ये है आपका सही तरीका सिलेक्ट करने का। ठीक है, सो ये है राइट वे ऑफ सिलेक्शन। सो दिस इज द राइट वे ऑफ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। आप सबसे लंबी जो चेन है वो इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, जब तक आपका पेन ना उठे वो चेन ही है। ठीक है, आपको ही नहीं समझना कि भाई आपका पेन सीधा चलता रहे, अगर आप ऐसे करोगे तो आप तो सारे क्वेश्चन गलत कर आओगे फिर। तो ये बात आई अपने को समझ में यहाँ पे। ठीक है, जो आपसे गलती करवाएगी वो आपकी चेन है पहले नंबर पे। आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर दो, आप कह दो मुझे फंक्शनल ग्रुप भी पता है, सब्स्टिट्यूएंट भी पता है, मुझे इसका प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ आता है, पर अगर आपकी चेन ही गलत है तो नाम भी गलत आएगा। और नेमिंग का क्वेश्चन मिलता है तो 1 नंबर मिलता है, नहीं तो 0, क्योंकि इसका क्वेश्चन 1 ही नंबर का आता है। तो नाम या तो सही होता है या गलत होता है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे जब नाम की बात आई है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो नया बच्चा होता है हमारे पास, जब भी कोई अपने पास बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसका नामकरण किया जाता है। तो नामकरण करते वक्त जो पंडित जी आते हैं वो क्या देखते हैं, सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि भाई इसकी जो तिथि है वो क्या है, मतलब किस तारीख को जन्म हुआ, किस समय हुआ। ठीक है, फिर उसके साथ साथ दिन भी पूछा जाएगा, फिर ये भी पूछेंगे कि दिन के समय हुआ या रात के समय। तो ये क्या है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। इन सारे पैरामीटर्स को पंडित जी एनालाइज करते हैं, फिर जिसके बाद उसको उसके वो जो राशि का नाम है वो वहां पर उसको दे दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो उनको, जैसे वो पंडित जी हैं, तो जब उन्होंने अपने पास इस चीज की शिक्षा प्राप्त करी होगी तो उनको भी एक सेट ऑफ रूल्स सिखाए गए होंगे कि भाई शास्त्रों में इस तरीके से नाम जो है बच्चे को वो दिया जाता है। ठीक है, सेम चीज आपको पढ़वा रहे हैं। अब आपको केमिस्ट्री का शास्त्र पढ़वा रहे हैं कि जिसमें आपको जो नेम है वो कैसे करवाना है, आपको पैरामीटर्स बता दिए जाएंगे, पैरामीटर्स हम सिखा देंगे। अब जैसे जैसे आपके पास कंडीशंस आती रहेंगी आप लोग अपने हिसाब से नाम करते रहना। तो वो आपके ऊपर है, आप उन पैरामीटर्स को कितना अच्छे से समझते हो। ठीक है, जैसे उन पंडित जी ने अगर अच्छे से समझा होगा तो वो पैरामीटर्स को एनालाइज भी अच्छे से करेंगे और आपका बिल्कुल सही नाम वहां पर बता के जाएंगे, जो कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग उस समय बन रहा होगा, राशि का आपका नाम। ठीक है, वैसे यहां पर होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि गलती नहीं होनी चाहिए यहां पर आपसे। आप कुछ भी गलत करो, चाहे आप चेन सिलेक्शन गलत कर दो, आप फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट गलत कर दो, सब्स्टिट्यूएंट गलत कर दो, आपका नाम ही गलत हो गया पूरा।
तो नाम सही होता है या गलत होता है, इसमें बीच का कुछ नहीं होता। अब यहां पर जैसे आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ना चेन में, ये क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिलेक्शन होती है रूट वर्ड की या वर्ड रूट की। तो आपका जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड इस बात को बताता है कि आपकी पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर जैसे लिखा हुआ है ना कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन, इसको थोड़ी देर के लिए काट देना। ये आपके मन में फिर से वही शक पैदा करेगी कि या तो सही गलत पढ़ा रहे हैं या बुक गलत है। चेन जरूरी नहीं स्ट्रेट हो, ठीक है, चेन मैंने अभी भी आपको बोला वो जिगजैग भी हो सकती है, तो आप उसके पीछे अभी जो है इस चीज को अभी मत सोचना कि यहाँ पे स्ट्रेट क्यों लिखा हुआ है। तो मेरे पास अगर एक कार्बन है चेन में तो मेथ यूज करते हैं 2 पे 1, फिर प्रॉप, फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये होता है हमारे पास यहाँ पर 10 के लिए। अब जब ये आपके पास ये चीज तो वो हो गई कि जो हमारे पास हमेशा किस चीज को यहां पर आइडेंटिफाई कराने के काम आएगी, आपके पास वर्ड रूट को। ठीक है, आप मेरे को बताओ कि अगर 10 के बाद अगर मैं बात करूं तो 10 के बाद क्या आएगा, 11, 12, 13। क्या यूज किया जाता है इसके लिए, 11 के लिए किसी को पता है क्या, 11 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? बिल्कुल, 11 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, अनडेक। असलियत में इसमें जो यूएन है ना, ये यूएन लगा है यहाँ पे यूनी के लिए, यूनी मीन्स 1। ठीक है, डेक का मतलब 10 होता है और 10 + 1 11 होता है। तो मुझे बता सकते हो फिर 12 का क्या आना चाहिए, इसका होता है डोडेक। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डीओ जो लग रहा है जैसे डाई होता है, डाइडेक नहीं लिखते हैं, बस इसको डोडेक लिखते हैं। तो 13 पे क्या लिखा होगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता रहता है अपने पास। तो आपके पास जो 11, 12, 13 है, फिर अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। तो जहां जहां पे हमारे पास क्वेश्चन भी जैसे जैसे आते रहेंगे, फिर मैं वहां पर आपको बताता रहूंगा कि कहां पर अपने को ये यूज करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स ना अभी स्ट्रेट चेन वाले, इसमें ब्रांचिंग कहीं पर नहीं हो रखी है, सारे के सारे सीधे चलेंगे, इसमें अभी कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप अपने पास अलॉट नहीं हो रखा है। कितने कार्बन थे आपके पास, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक ही कार्बन है, तो मेथ, ये मेथ क्या रही होगी इसकी, वर्ड रूट। एन से क्यों एंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये कोई डबल बॉन्डेड नहीं है। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखोगे तो इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन से मैच हो रहा है। कोई मेरे को बताएगा एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल, CnH2n+2। तो जो जनरल फॉर्मूला है ना एल्केन्स का, ये होता है आपके पास CnH2n+2। तो ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, जनरल फॉर्मूला की, ये क्यों जरूरी है आपके लिए। अब आप मैच कराओ, अगर C की वैल्यू 1 है तो H की वैल्यू 4 ही आएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 2 से 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन चाहिए तो वो एल्केन बनेगी। तो इसीलिए इसके जो नाम है वो एन से एंड कर रहा है, आप किसी में भी फिट कर लो। आप हेक्सेन का फॉर्मूला देख लो, C6H14। अगर मैं एन की जगह यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा ना तो 2 6 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। इट मींस जो हेक्स है, अगर आप C6H14 को देखोगे तो ये कंपाउंड कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, एल्केन की, C6H14 वाला। तो इसलिए इसको एंड हम लोग किससे कर रहे हैं, एन से। 6 कार्बन थे तो हेक्स यूज करा, 6 के लिए हेक्स आ रहा है, 5 के लिए पेंट आ रहा है। अब 7 के लिए हेप्ट आ गया, ऑक्ट के लिए 8 आ गया। अब यहां पे देखो 20 है, 20 के लिए क्या यूज कर रखे हैं इन्होंने, 20 के लिए जो वर्ड रूट यहां पर उठाई वो क्या है आपके पास, आइकोसेन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड क्या उठाया होगा, आइकोस। ठीक है, और 30 के लिए क्या उठा रखा है, ट्राई। ये देख लो आप यहाँ पे पहले टोटल देखो कितने, 30 है ये। तो यहां पर हम लोगों ने क्या वर्ड यूज करी है, ये ध्यान रहे आपके पास, ये ट्राई ऑक्ट नहीं लिखा है। ठीक है, ये आपके पास ट्राई एकॉन्टेन लिखा हुआ है, ये क्या है, ट्राई एकॉन्टेन। तो ये जो एन है, आप एन को छोड़ दो, तो यहाँ पे जो ट्राई एकॉन्ट आया है ना, ये जो ये आपके पास ट्राई एकॉन्ट आ रहा है, ये ट्राई एकॉन्ट किसके लिए है, ये ट्राई एकॉन्ट है फॉर 30 के लिए। तो आइकॉस है फॉर 20 एंड ट्राई एकॉन्ट है फॉर 30। ठीक है, और डेक होता है फॉर 10। आई बात समझ में। तो ये है अपने पास यहाँ पर वर्ड रूट की इंपॉर्टेंस। तो वर्ड रूट जो होता है, वर्ड रूट आपके पास नाम को अपना लिखने की सबसे पहली शुरुआत है। सबसे पहली शुरुआत आपको आपका हमेशा यहाँ पर वर्ड रूट देगा। फंक्शनल ग्रुप या तो प्रीफिक्स बनते हैं, सफिक्स बनते हैं। कैसे बनेंगे, कब बनाने हैं, कहां बनाने हैं, उसकी अभी हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इतना पार्ट हुआ यहाँ पर क्लियर। तो अभी आपको कोई चेन आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है। अभी मैं इसमें क्वेश्चन डाल ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास। अभी आप चेन वाले पार्ट में कहीं कंफ्यूज मत होना। अब यहां पर देखो, अब मैंने कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सिंगल बॉन्ड ही लगा होगा, डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है। सबसे पहली जो एल्कीन पॉसिबल होती है आपके पास वो कौन सी होती है, इथीन।
ठीक है, इथीन का जनरल फॉर्म, एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CnH2n, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है। तो 2 कार्बन के लिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितने निकल करके आएंगे वहां पे टोटल 4। n की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो h कितना आएगा, 4 आएगा, C2H4 आ गया। तो जब C2H4 को बनाएंगे तो वो यही बनेगा। ठीक है, 2 कार्बन है तो आपने कहा भाई लगेगा तो 8, क्योंकि आपकी वर्ड रूट कहती है कि 8 आना चाहिए। तो एंड इस बार आप एन से नहीं कर सकते, इस बार आप एंड किससे करोगे इसको, अपने पास इन से, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी पहुंच गई आपके पास एल्कीन की। ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसैचुरेटेड में भी डबल बॉन्ड वाली है, तो इसलिए आपने इसको किससे एंड करा यहां पर, इन से। तो ये जो आप यहां पर नाम देख रहे हो ये इथीन, ये है अपने पास इसका आईयूपीएसी नेम, और जो इथिलीन है ये क्या है अपने पास इसका जनरल नेम। ठीक है, तो इथिलीन जो होती है, इथिलीन हम लोग इसको जनरल उसमें कहते हैं, तो इथीन आपके पास इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, और इसी को हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। अभी एसिटिलीन भी आएगा आपके पास, इसमें भी एसिटिलीन भी देखेंगे। फिर ये जो प्रोपीन है, अब प्रोपीन के लिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखोगे तो आप इन्होंने कितने ले रखे हैं, 3। तो हाइड्रोजन कितनी निकल करके आएगी वहां पे टोटल 6, क्योंकि भाई 3 का डबल 6 होता है। तो एक बार आप देखो डबल बॉन्ड ना इन्होंने पहले दोनों कार्बन के बीच में लगाया हुआ है, उसके बाद जो डबल बॉन्ड है वो अगले दोनों कार्बन के बीच में लगाया हुआ है। आपको पता है ये और ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर्स है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम ही स्ट्रक्चर्स है, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो दीज आर आइसोमर्स, ये आइसोमेरिक है नेचर में, क्योंकि केमिस्ट्री में ना ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। एक बच्चा है जिसने बोला नहीं भाई मैं तो राइट टू लेफ्ट बनाऊंगा, आपकी जो डबल बॉन्ड है ना वो पहले 2 कार्बन के बीच में, कह रहे स्ट्रक्चर वाइज जब इसको स्टडी करा जाएगा तो पहले 2 कार्बन के बीच में आना चाहिए डबल बॉन्ड। तो अगर मैं इधर से स्टडी करूं तब भी डबल बॉन्ड किसके बीच में आ रहा है, पहली 2 कार्बन के बीच में ही तो आ रहा है। तो आपने ना ये गलत बनाया ना वो गलत है, दोनों बच्चे सही है। पर बात क्या है कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, आइसोमेरिक है नेचर में। और आइसोमर में भी अगर बोलूं तो आइसोमर में भी अभी ये एक तरीके का पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक तरीके का पोजीशन आइसोमर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको हो सकता है भी देखने को मिल रहा हो कि ये पोजीशन चेंज हो रही है स्लिप में, कि पहले तो यहाँ पे 1, 2 और 3 में देखूंगा, फिर यहाँ पे इसको भी 1, 2 और 3 लिखूंगा, तो अपने पास डबल बॉन्ड पहले 1 और 2 के बीच में, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में। तो ये देखने में पोजीशन आइसोमर लग रहा है बट ये है नहीं, क्योंकि मैं बोलता रहा हूं जब आप इसको नंबर करोगे तो आप नंबर फिर भी आप इसका 1, 2, 3 इधर से ही शुरू करोगे। ये भी आपको रूल में पढ़ाया जाएगा कि जिधर से अपने पास फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उधर से नंबरिंग शुरू करी जाती है। तो फिर तो 1 और 2 और 3 इस मैनर में चलेगा, यहीं पर ही आएगा 1। सो पोजीशन आइसोमर की फॉर्म लग रही है बट है नहीं वैसे। ठीक है, अभी क्या होता है पोजीशन आइसोमर्स हम लोग उसकी भी वहां पर बात करेंगे। नहीं, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, ये आपके पास रेजोनेंस का केस नहीं है अभी। ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमेरिक है एक तरीके से, अभी आइसोमेरिक है, बट आइसोमर्स की भी फॉर्म होती है, चेन आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर भी होता है। ठीक है, और भी कई सारे होते हैं, अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट ये उनमें से फंक्शनल की कैटेगरी में नहीं आएगा, ना ही ये आपके पास चेन आइसोमर में आएगा, क्योंकि मैंने चेन के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करी है, वो बस एक लिखने का तरीका है। एक बच्चे ने लेफ्ट टू राइट पे लिखा है तो एक ने राइट टू लेफ्ट पे लिख दिया। ठीक है, तो आइसोमर की एक फॉर्म हो सकती है, और कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा अभी आप खुद ही उसका आंसर दोगे आगे। नहीं, वहां पे नहीं है रेजोनेंस, होती है पर इस वाले मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, यहां पर अभी रेजोनेंस नहीं है। फिर आ जाते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर। देखो अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे आए ना तो सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइंस का, आप मेरे को बताना एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने, CnH2n-2। ठीक है, तो सबसे पहली जो एल्काइन बनती है, सबसे पहली एल्काइन बनती है 2 कार्बन की, एक कार्बन की एल्काइन नहीं बनती ना एक कार्बन की एल्कीन बनती है। रीजन ये रहता है अगर आप ये 1 पुट करोगे तो 1 2 2 और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। कह रहे अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन 0 है, तो आपका कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर रहा। एल्कीन में भी यही होता है, एल्कीन के फॉर्मूले में अगर आपने यहाँ पर 1 पुट किया होता तो यहाँ पर 2 बनता सिर्फ। ठीक है, CH2 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ऊपर बनाता नहीं, तो कार्बन की वहां पे वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, तो भी वो अपने पास नहीं बनता। तो वैसे यहां पर जो अपने पास एल्काइन भी आएगी, सबसे पहली एल्काइन जो पॉसिबल है वो 2 कार्बन की रहेगी। ठीक है, अब 2 कार्बन की जैसे एल्काइन यहाँ पर C2H2 जो बनी हुई है, अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये है इसकी स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर जैसे यहाँ पे प्रोपाइन बनी हुई है, अब देखो प्रोपाइन की अगर स्ट्रक्चर बनेगी तो प्रोपाइन
कोई अपने पास इस तरीके से बनाएगा, ये भी प्रोपाइन है, और वैसे ही कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा प्रोपाइन, ये भी सही है, दोनों सही है। फिर आपके पास ब्यूट है, लेकिन ब्यूट में देखना, ब्यूट में कह रहे हैं कि ब्यूट 2 आइन अलग है और ब्यूट 1 आइन अलग है। कौन सा वाला? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये आपके पास यहां पर होना चाहिए H। अब यहां पर ब्यूट 2 आइन लिखा है और यहां पर क्या लिखा है? ब्यूट 1 आइन। इसके पीछे रीजन ये है कि आपके पास यहां तो सिमेट्री है, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में दिखा दो, चाहे इन दोनों के बीच में, बात एक ही है। लेकिन जब 4 कार्बन एटम्स हो जाएंगे ना, तो तब आप ये चीज नहीं कर सकते। देखो अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में दिखाया एक स्ट्रक्चर में, तो ऑब्वियसली बात है कि अब जो अगली स्ट्रक्चर्स आपके पास बची हैं, अब आपके पास जो अगली स्ट्रक्चर बची है उसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां पे जा सकता था? इन दोनों के बीच में भी आ सकता है ना, क्योंकि अगर यहां पे आ गया तो वो वही बात हो जाएगी, वो रहेगा पहली 2 कार्बन के बीच में, पर यहां पर बीच में आ सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये किसका है? ये ब्यूट 1 आइन का है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है मेरे पास? ब्यूट 1 आइन का। तो वैसे जब कोई ब्यूट 2 आइन बनाएगा तो ब्यूट 2 आइन वो कैसे बनाएगा? ब्यूट 2 आइन में आप मेरे को बताओ कि ब्यूट 2 आइन में जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में होगा? वो इन दोनों के बीच में होगा। वो आपको ये बता रहा है कि मेरे पास जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो सेकंड पोजीशन पर पड़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां पर आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहली पोजीशन पे पड़ गया, तो इसको मेंशन नहीं करते जब पहली पोजीशन का फंक्शनल ग्रुप होता है, मेंशन करे ना करे चलता है। तो ये आपकी ब्यूट 1 आइन है। लेकिन जो नीचे वाली है ना, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आप जब लेफ्ट टू राइट चले तो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड कौन सी कार्बन से शुरू हुआ? दूसरी। तो इसमें वर्ड रूट तो ब्यूटी लगेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन कितने हैं? टोटल 4 है। लेकिन जो आइन है वो कौन सी पोजीशन से शुरू हो रहा है? आपकी सेकंड पोजीशन से शुरू हो रहा है। तो अगर ये सेकंड पोजीशन से शुरू हो रहा है तो इसका नाम ब्यूट 2 आइन होना चाहिए, ना कि ब्यूट 1 आइन। तो ये आपका ब्यूट 2 आइन और वैसे ऊपर वाला क्या है मेरे पास? ब्यूट 1 आइन। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब यहां पर जो आइसोमेरिज्म है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स ही हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, बट अब ये पोजीशन आइसोमर की फॉर्म बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि एक बार जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और उसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? यहाँ पर सेकंड। तो ये एक दूसरे के साथ आइसोमर्स है और आइसोमर्स में भी पोजीशन आइसोमर्स बनाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आप लोगों को ये वाली चीज यहाँ पर समझ आई, एल्काइन वाली चीज? तो ये आपके पास एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी नेमिंग का। इसमें अभी कोई फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन, अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं हो रही है। अब आगे आ जाते हैं। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको स्कूल लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक अपने दिमाग में ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में भी सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूं वो है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप फॉर्म कैसे होता है पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना। जैसे मेरे पास मीथेन है, अगर मैं आपको मीथेन बोलूं तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CH4। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके पास मीथेन का क्या बन गया? वो मिथाइल। इसका मतलब है जब भी एल्केन अपनी एक हाइड्रोजन लूज करता है ना, तो एल्केन एक हाइड्रोजन लूज करने पर कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है? आपके पास एल्काइल ग्रुप में। तो इसीलिए मीथेन का क्या बन गया? आपके पास मिथाइल बन गया। तो इट मींस एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे, अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो वहां पे जो ग्रुप रह जाएगा उस सब्स्टिट्यूएंट का, उसको क्या बोला जाएगा? एल्काइल ग्रुप। आई ये बात समझ में? तो अगर कोई बच्चा होता वो कहता मेरे पास C2H6 है। अब C2H6 को अगर मैं बोलूं तो C2H6 को क्या कहते हैं हम लोग? इथेन है। आपने क्या करा, यहां से कार्बन का ना एक बॉन्ड खाली कर दिया, आपने एक हाइड्रोजन हटा दी और इसके साथ आकर के कुछ और लग गया होगा, ये चेन में जाकर के लग गया ऐसे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो इथेन है ना, अब इसको इथेन नहीं बोला जाएगा अगर ये आपकी उस चेन का पार्ट बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल। तो जैसे मीथेन का मिथाइल हो गया, वैसे इथेन का क्या हो गया आपके पास? इथाइल। अब कई बार क्या होगा, आप देखोगे कि क्वेश्चंस में ना इनका पूरा पूरा नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा, ना मिथाइल लिखा हुआ आ रहा, ना मिथाइल बनी हुई आ रही। उल्टा पता है क्या होगा? उल्टा वहां पर उन्होंने कुछ एब्रिवेशंस यूज कर रखे होंगे, जैसे ME, ET। ध्यान रहे अगर आप कहीं पर ME वाला कोई एब्रिवेशन देख रहे हो तो ये आपको बताता है मिथाइल के बारे में, ठीक है। ME का मतलब होता है मिथाइल और ET का मतलब होता है आपके पास इथाइल। वैसे जो प्रोपाइल होते हैं, प्रोपाइल का अपने पास होता है PR और ब्यूटाइल का क्या होता है यहाँ पर? BU, ठीक है।
यहाँ पर ये अपने पास क्या लिखे हुए, ये एल्केन्स है, ये उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो कह रहे हैं मीथेन का मिथाइल हो रहा है, इथेन का इथाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल और ब्यूटेन का ब्यूटाइल। आप देख लो कार्बन के एक एक बॉन्ड खाली कर रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन वहां से हटा रहे हैं। तो आपके पास एल्काइल ग्रुप जो है ना, ये एल्काइल ग्रुप किसका काम करेंगे? एल्काइल ग्रुप असलियत में क्या होते हैं अपने पास? ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये आपकी जब चेन में लगते हैं ना, तो ये चेन में किसका काम करते हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स, ये फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है पहली बात तो। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इस बात को आप जितना जल्दी हो सके उतना माइंड में अपने बैठा लेना। तो इनको कभी प्रायोरिटी देनी भी नहीं है आपको। ठीक है, आपकी चेन का वैसे भी पार्ट नहीं थे, अच्छी बात है। फंक्शनल ग्रुप भी चेन का पार्ट नहीं होते हैं, पर बात ही होती है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, इनको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हम लोग। चेन का पार्ट नहीं है तो चेन का पार्ट फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, बट फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी पे होते हैं, ये प्रायोरिटी पे नहीं होते हैं। ये दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आई आप लोगों को ये चीज समझ में यहाँ पर? ठीक है, तो ये अपना सबसे पहला इंट्रोडक्शन था यहाँ पर अभी एल्काइल ग्रुप्स का। अब यहां से कहानी शुरू होगी आपकी आईयूबीएसी नॉमेनक्लेचर की। तो एल्काइल ग्रुप समझ आया? एल्काइल ग्रुप्स क्या था हमारे पास? एल्काइल ग्रुप्स, जब आपके पास जो भी एल्केन वाली चेन होगी, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दी जाती है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वहां पर? एल्काइल कहते हैं। जैसे मीथेन से मिथाइल बना, इथेन से इथाइल बना, वैसे प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा। अब सिमिलरली यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके पास पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है आपके सिलेबस में, ध्यान रहे। इससे पहले आप लोगों ने अगर 10th में नेमिंग पढ़ी हुई है तो आप लोगों ने वहां पर इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास कि हम जब कार्बन एटम को देखते हैं तो उसके ऊपर ना आप अब डिग्री लिखी हुई देखोगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन। इनका आप मीनिंग समझो ये क्या है। देखो हमारे पास जो कार्बन होती है ना, आपके पास जैसे ये सबसे टर्मिनल वाली कार्बन है। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज करूंगा, इनका आप लोग एक मीनिंग यहाँ पे ध्यान रखना। हमारे पास जो एंड्स होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल। ठीक है, तो वैसे यहां पर कितने टर्मिनल है टोटल? 2। तो ये भी आपकी टर्मिनल हो गई राइट हैंड साइड वाली, और वैसे एक आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्मिनल हो गया। टर्मिनल का मतलब होता है जहां पे आपकी चेन एंड कर रही होगी। तो या तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट की बात कर रहा हूं या एक्सट्रीम राइट की। सो टर्मिनल पे क्या है? टर्मिनल पे जो कार्बन लगी हुई है, ये कार्बन अकेली है। ठीक है, इस कार्बन के साथ और कोई अदर कार्बन एटम जो है वो अटैच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितने कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़े हुए? एक। ठीक है, जो कि राइट हैंड साइड जुड़ी हुई, क्योंकि इधर तो आपकी चेन ने एंड कर दिया। तो जिस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन लगी हुई होती है डायरेक्टली, इस कार्बन की जो डिग्री होती है वो होती है 1 डिग्री। ठीक है, तो जिस कार्बन से डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन या एक कार्बन की चेन लगी हुई होगी, उसको मैं कौन से डिग्री की कार्बन कहूंगा अपने पास? 1 डिग्री। फिर उसके बाद आ जाता है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप जरा इस पे ध्यान देना, ये वाली कार्बन पर, ये जो CH2 है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हुए इधर? लेफ्ट हैंड साइड भी एक है, राइट हैंड साइड भी एक है। तो इसलिए ये जो कार्बन है, ये वाली कार्बन कौन सा डिग्री का कार्बन है अपने पास? 2 डिग्री का। ठीक है, फिर इसके बगल वाला जो है, अगर इसके बगल वाले की बात करी जाए तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3। तो ये कौन सा डिग्री का हो जाएगा मेरे पास? फिर 3 डिग्री। और इस वाली चेन में एक 3 डिग्री से ऊपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो है 4 डिग्री। और ये 4 डिग्री की अगर बात करें तो ये है आपके पास 4 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? टोटल 4। तो ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का यूज। अब ये आप ना कई बार नेम में देखोगे यूज होते हुए। नेम में इसको यूज कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा जब हम लोग आपको नेमिंग कराएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी। ये है आपके पास प्राइमरी, 2 डिग्री होता है सेकेंडरी, 3 डिग्री होता है आपके पास टर्शरी, और 4 डिग्री होता है आपके पास क्वाटरनरी। ठीक है, 3 डिग्री जो है इसको हम कहते हैं टर्शरी, और 4 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग वैसे यहाँ पर? क्वाटरनरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी। ऐसे ही हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कार्बोकेटाइंस भी पढ़ेंगे, कार्बेनियंस भी पढ़ेंगे, फिर रेडिकल्स भी पढ़ेंगे, वहां पर भी यही होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। जब भी कोई कंपाउंड आपके पास बनता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बनती है, तो उसको क्लासिफाई किया जाता है या तो 1 डिग्री में, 2 डिग्री या 3 डिग्री में। तो 1 डिग्री का मतलब होता है जिसमें कार्बन से डायरेक्टली, मतलब इस केस में क्योंकि कार्बन के लिए पढ़ाया जा रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ी हुई है। आपके पास 1 डिग्री के अल्कोहल भी होते हैं, 1 डिग्री के अल्काइल हैलाइड भी होते हैं। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ेगा तो 2, 3 से डायरेक्टली जुड़ेगा तो 3। मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो वैसे ही आपके पास जैसे यहां पे आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि आपकी जो कार्बन है अगर वो किसी से नहीं भी अटैच है ना, तो फिर उसको लेस देन प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, वो फिर आपके पास लेस देन प्राइमरी होता है या लेस देन 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री से नीचे कोई चीज नहीं होती है, या तो उसको भी 1 डिग्री मान लिया जाता है या फिर उसको लेस देन 1 डिग्री बोलते हैं, लेस देन प्राइमरी भी हम लोग बोलते हैं। आगे इस चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ आया यहाँ पे, जो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री था।
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ना एल्काइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जब चेन का ये पार्ट नहीं होंगे ना तो इनके आगे कुछ वर्ड्स यूज करे जाएंगे, जैसे आइसो, नियो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आइसो है, नियो है, ये सब जो चीजें ये कहां पर लगाई जाती हैं। जैसे ये आइसोप्रोपाइल वाला आप यहां पर ग्रुप देखना, ये आइसोप्रोपाइल देखो इसका नाम कैसे पड़ा। हमारे पास जो प्रोपेन होगी, ये आपके पास ना, ये जो मैंने यहां पर लिखी है ये क्या है, ये आपकी प्रोपेन है। ठीक है, कितने कार्बन एटम्स है आपके चेन में यहां पे टोटल? 3। आप इसका फॉर्मूला मैच कर लो, इसका फॉर्मूला बन रहा है C3H8, तो ये आपकी प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन है। ठीक है, एन प्रोपेन जिसको कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये वाली कार्बन थी ना, ये वाली जो कार्बन है, कौन से डिग्री का कार्बन है वैसे ये वाला, अगर इसकी बात करी जाएगी तो 2 डिग्री वाला कार्बन है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो ये वाली कार्बन है, इस कार्बन से ना मैंने एक बॉन्ड इसका खाली कर दिया, तो जब इसने अपना एक बॉन्ड खाली कर दिया तो ये रहा इसका वो बॉन्ड जो कि आपने खाली करा है। तो आपने इस प्रोपेन को अब कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्रोपेन का ना प्रोपाइल नहीं बना। अब उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं कि प्रोपेन का प्रोपाइल क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने जो हाइड्रोजन हटाई है ना वो बीच वाली कार्बन से हटाई है। तो जब भी आपकी सेकंड लास्ट कार्बन, ठीक है, वो इस केस में सेकंड लास्ट भी है और इसी केस में ना मिडल वाला भी है, तो जब भी आपकी सेकंड लास्ट कार्बन से लिंकेज अगर कराई जाएगी तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है, उसका नाम होता है आइसो। ठीक है, अगर आपकी सेकंड लास्ट कार्बन से लिंकेज जा रहा है किसी ग्रुप का तो वो आइसो वर्ड के साथ यूज होता है। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है आपके पास, वही 3 है, पर जो लिंकेज है वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन से होने वाली है, सेकंड लास्ट कार्बन से होने वाली है। इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज करा मैंने, आइसो। तो प्रोपेन का प्रोपाइल नहीं कहेंगे, क्योंकि पता है प्रोपाइल किसको कहते, प्रोपाइल इसको नहीं कहा जाएगा। प्रोपाइल किसको कहता, अगर मैं इससे ही हटा देता, ये जो सबसे पहला वाला है ना, मैंने इसी को खाली कर दिया, ये आप देख रहे हो, मैंने यहीं से बॉन्ड खाली कर दिया, तो ये प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, स्ट्रेट चेन वाला, ये स्ट्रेट चेन है, प्रोपाइल ग्रुप है। क्योंकि अब इसमें जो लिंकेज होगी ना वो आपकी टर्मिनल कार्बन से होगी, सेकंड लास्ट कार्बन से नहीं होगी लिंकेज। मैं चाहे इसको किसी के साथ भी लगाऊं, चाहे मैं इसको क्लोरो के साथ लगाऊं, चाहे मैं इसको हाइड्रोक्सी के साथ लगाऊं, चाहे मैं इसको कार्बोक्सिलिक पे लगाऊं, पर मैं लगाऊंगा टर्मिनल से। पर यहां पर जो लिंकेज है वो सेकंड लास्ट कार्बन से जाएगा, इसलिए क्या वर्ड यूज होगा यहां पर अपने पास, आइसो। ठीक है, ये वर्ड यहां पर जो यूज कर रहे हैं आइसो, उस बात को हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब आते हैं आपके पास एक और पार्ट पे, जैसे हमारे पास ये वाला आप देखो, ये वाला कंपाउंड आप देखना, यहां पर इसके आगे लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये जो SEC है ना, ये SEC किसको बता रहा है आपके पास, इसका मतलब है सेकेंडरी। अभी हम लोग पढ़ के आए थे सेकेंडरी कहां पे यूज किया था हम लोगों ने, 2 डिग्री के लिए। सेकेंडरी कहां पे यूज हुआ था आपके पास, 2 डिग्री के लिए। मतलब जिस कार्बन से लिंकेज होने जा रही है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है आपके पास, टोटल 2 कार्बन से, और ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 2 से ही जुड़ा हुआ है। तो ये 4 कार्बन है, इसको ब्यूटाइल नहीं कह रहे, इसको क्या कह रहे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि मैं लिंकेज टर्मिनल से थोड़ी दे रहा हूं, मैं यहां पर जो लिंकेज है वो कहां से दे रहा हूं, वो इसके इस वाले कार्बन से दे रहा हूं, जो कि डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है मेरे पास, 2 से। ये जा रहा है आपका लिंकेज, यहां से जुड़ेगी ये, मतलब ये जब चेन का पार्ट बनेगा तो ये इस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इसके नाम के आगे जुड़ेगा। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं लिखूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सिमिलरली आइसोब्यूटाइल भी आ गया। फिर अभी जो आइसोब्यूटाइल है, देखो अब आपके पास वही चीज आ गई जो हम लोगों ने ऊपर यूज करी थी। मैंने आपको आइसो का ऊपर मीनिंग समझाया था, यहां पर भी वही चीज है। ये आपकी क्या है, ये आपकी सेकंड लास्ट कार्बन है, तो सेकंड लास्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप है। तो जब भी आपकी एल्काइल ग्रुप की जो लिंकेज है ना, अगर वो सेकंड लास्ट कार्बन से होती है तो क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग वहां पर, आइसो। ठीक है, और इस बार देखो हम लोगों ने लिंकेज कहां से छोड़ी है, इसकी टर्मिनल से। ठीक है, यहां से आपने लिंकेज कहां से छोड़ा है, टर्मिनल से। ये जुड़ेगा तो अपने एंड से जुड़ेगा। तो ये जो टोटल कार्बन एटम्स इन द चेन है वो कितने हैं, टोटल 4। तो ब्यूट यूज हुआ, पर मैं ब्यूटाइल नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा ब्यूटाइल, क्योंकि बिल्कुल सीधी चेन वाला थोड़ी है, इसमें तो सेकंड लास्ट जो कार्बन है उससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या वर्ड यूज हुआ यहां पर, आइसो। ठीक है, आइसोब्यूटाइल कह रहे हैं, और यहां से इसको चेन का पार्ट बना देंगे। अब एक कंडीशन और हो सकती थी ब्यूटाइल में, वो क्या हो सकती थी कि इसी कार्बन से जिससे लिंकेज दी जा रही है, इससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ गए आपके पास, 3 या 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, तो ये कौन से डिग्री का चला गया फिर, 3 डिग्री। ये है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल। थर्ड ब्यूटाइल जो लिखा हुआ है, इट मींस ये टर्शरी ब्यूटाइल को यहां पर बता रहा है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। तो ये चीज आपको यहां पर समझ आई। जबकि ब्यूटाइल जो होता ना, ब्यूटाइल जो है वो ब्यूटाइल कैसे बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा ब्यूटेन से। जैसे आपकी ये ब्यूटेन है, ये हमारे पास ब्यूटेन हो गया,
ठीक है, ये हमारी नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन से मैं बनाऊंगा इसका ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल कैसे बनेगा? वो ब्यूटाइल बनेगा जब आप इसका सबसे लास्ट वाला कार्बन खाली करोगे, मतलब एक लिंकेज यहां से खाली करोगे। ये ब्यूटेन का क्या कन्वर्ट हो गया आपके पास? ब्यूटाइल। पर हम लोग यहां पर ब्यूटाइल की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? हम तो पहले बात कर रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर आइसोब्यूटाइल और उसके बाद है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेकेंडरी वाला पार्ट आया था समझ में। सेकेंडरी में क्या करा मैंने? सेकेंडरी में जो लिंकेज दी है, जिस कार्बन से लिंकेज दी है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? टोटल 2, तो सेकेंडरी। फिर इसमें जिस कार्बन से लिंकेज है वो है तो टर्मिनल कार्बन, पर इस ग्रुप में ही सेकेंड लास्ट कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो जब भी सेकेंड लास्ट कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो वहां पे एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है आइसो। ठीक है, फिर यहां पर जिस कार्बन से लिंकेज जाएगा वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 3, तो टर्शरी ब्यूटाइल। अब वैसे ही आगे आपके पास एक और ग्रुप जिसका नाम है नियो। तो नियो में क्या होता है? जैसे आप ये नियोपेंटाइल देख रहे हो ना, ये नियोपेंटाइल कैसे बनता है? नियोपेंटाइल एक डेरिवेटिव होता है नियोपेंटेन का। ये आपके पास नियोपेंटेन होती है, ये 4 डिग्री का होता है। ये आपकी एल्केन है। कितने कार्बन है यहाँ पे? टोटल 5। अभी मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात नहीं करूंगा, मैं इसका भी आपको जनरल नेम बताता हूं जो कि नियो के हिसाब से कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं नियो पेंटेन। ये आपकी नियो पेंटेन है क्योंकि टोटल कार्बन एटम्स कितने मेरे पास? 5। जो नियो वर्ड यूज होता है, नियो वर्ड यूज होता है आपके पास यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ये कार्बन है, इस कार्बन में टोटल एक कार्बन पर यहां पे कितने ग्रुप्स यूज हो रखे हैं? 4 डायरेक्टली जुड़े हुए, जिसमें से सेकंड लास्ट पे कितने ग्रुप लगे हैं? टोटल 2। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं कह दूं कि ये मेरी चेन थी तो इसमें टोटल कितने हो गए? ये 2 लगे हुए हैं यहां पर। ठीक है, यहां पे जो वर्ड यूज होती है वो होती है नियो। ठीक है, आइसो होता है जब सेकंड लास्ट पे एक लिंकेज होगी, नियो में यहाँ पे टोटल 2 लिंकेजेस होती है और 5 है टोटल, तो इसलिए पेंटेन और उससे पहले क्या लिखा? नियो। तो ये नियो पेंटाइल क्यों बन गया? क्योंकि आपने लिंकेज कहां से दी? देखो टर्मिनल से लिंकेज दी। ये दिख रहा है CH3 था, CH3 का क्या बन गया? CH2। एक बॉन्ड आपने खाली कर दिया। तो जब ये ग्रुप लिंकेज करने जाएगा तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास वहां पर? नियो पेंटाइल। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि आप आगे आपको प्रॉब्लम करेंगे नेमिंग में, इसलिए आपको यहाँ पे शुरू में ही बताए जा रहे हैं। ये सब होते हैं ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स। ये जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं सारे के सारे कैसे हैं? ब्रांच्ड। ठीक है, स्ट्रेट चेन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। एन ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का ब्यूटाइल बनेगा, प्रोपेन का प्रोपाइल बनेगा। ये ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। प्रॉब्लम आपको ब्रांच वाले करने वाले। ठीक है, इसलिए ब्रांच वालों के आप लोग नाम यहां पर अपने पास याद रखना। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं यहां पर आपके इसमें स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अब आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि स्टेप बाय स्टेप अपने पास क्या होगा। देखो स्टेप्स में क्या होता है, एक तो होता है कि स्टेप्स को आप लोगों ने पढ़ करके रट लिया, लेकिन उससे आपको समझ नहीं आएगा। समझ आपको तब आएगा जब आप जाकर के अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उठाओगे और उनको एक्चुअली जाके नेम करोगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टेप से, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट मैनर है। कल हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस भी किया था। तो जो करेक्ट मैनर है, अगर करेक्ट मैनर पे ध्यान दिया जाए तो मैंने आपको कहा था भाई चेन जो है मेरी, जो पेरेंट चेन है वो सबसे लंबी होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपका पेन नहीं उठेगा, जब तक आपका पेन चल रहा है, जरूरी नहीं वो सीधा चले, वो जिगजैग भी चल सकता है। ठीक है, जब तक आपका पेन जो है वो नहीं उठ रहा है या जब तक आपकी चेन टर्मिनेट नहीं हो रही हो, सबसे लंबी कार्बन चेन है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो तरीका है अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपके पास टोटल कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं एक साथ? 9। वही दूसरा बच्चा था, उसने क्या करा, उसने 6 यहां तक सिलेक्ट करा, फिर 7वां और 8वां ये कह दिया। तो इस तरीके से इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स आए? टोटल 8। तो ये तो गलत है क्योंकि आपके पेरेंट चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो पहले वाला तरीका सही है, दूसरे वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले के हिसाब से कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं चेन में? यहाँ पे टोटल 8। तो पहला तरीका तो यही रहेगा। जो हमारे पास पहला स्टेप है वो ये है कि आपके पास जो सिलेक्शन है कार्बन चेन का वो इस तरीके से होना चाहिए दैट इट शुड कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स आपके पेरेंट चेन के पास होने चाहिए। फिर दूसरा आता है कि अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना नंबर करना है। ठीक है, अब मेरे को चेन को नंबर करना है। तो अब चेन को नंबर करने का मतलब आपने ये तो कह दिया कि मेरे पास 9 थे यहाँ पे टोटल। ठीक है, आपने बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पे 9 है, पर ये जो 9 भी है, अब मैं इधर से लिखूं 1 से लेके 9 या फिर इधर लिखूं 1 से लेके 9, ये बात किस पे डिसाइड होगी? देखो इस पे क्या है कि इस पे ना सबसे बड़ा जो रोल है वो होता है फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन जानी चाहिए। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। देखो ब्रांच्ड कार्बन एटम्स यहाँ पे वर्ड क्यों यूज करा?
क्योंकि इसमें ना कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं अभी, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं दिखेगा। यहां पर अगर आपकी चेन का कोई पार्ट नहीं है तो एक ये मिथाइल ग्रुप पार्ट नहीं है, और ये वैसी 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल। ये दोनों आपकी चेन का पार्ट नहीं है। तो जब मैं राइट हैंड साइड से चलूंगा ना, तो राइट हैंड साइड से आपका ये 4th नंबर पे पड़ रहा है। जो सबसे पहला एल्काइल ग्रुप है वो 4th नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है। एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट है वैसे यहाँ पे। जबकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता तो आपका सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे पड़ जाता, सेकंड। तो पहला वाला तरीका सही है, ठीक है। तो जो पहला वाला तरीका है वो आपको ही बता रहा है, ये जो ब्रांच्ड कार्बन एटम्स है ना, अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ब्रांच्ड कार्बन एटम्स, क्योंकि जो है ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वैसे भी। हमें क्या करना है, हमें नंबर इस तरीके से करना है सच दैट द फंक्शनल ग्रुप, आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या जानी चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर जाना चाहिए या लीस्ट पोजीशन जानी चाहिए फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर जो वर्ड यूज करा है वो इसलिए करा है क्योंकि अभी हम लोग को फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको ब्रांच्ड कार्बन एटम्स पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब अगला आ जाते हैं। अब देखो इस चीज को अब यहाँ पे ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर अब ना हम लोगों ने इसका नेम लिखा, अब नेम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्काइल and position of the substituents is indicated by the appropriate numbers. If different alkyl groups are present, they are listed in alphabetical order. So it means आपको ये बता रहे हैं कि भाई पहले वर्ड रूट का यहाँ पर काम नहीं है। हिंदी में सब लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। क्या उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी में? कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोग जानते हैं हमारे बारे में, उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में? अरे यहाँ देखो, हाँ हाँ ठीक है, सारे ही अंग्रेज हैं यहाँ पे। उपसर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और प्रत्यय क्या होते हैं आपके पास? हाँ सर्फ एक्सेल। सफिक्स सर्फ एक्सेल एरियल, यही करो यहाँ पे। उपसर्ग होते हैं आपके पास प्रीफिक्स, और सफिक्स का मतलब है आपके पास ये क्या होता है अपने पास, प्रत्यय। अब हिंदी में आपको समझाते थे, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि भाई हिंदी में आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय जब बचपन में पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो कहते थे कि मूल शब्द से पहले, वो शब्द जो मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग अपने पास, उपसर्ग। और इंग्लिश में आपको प्रीफिक्सेस वैसे ही पढ़ाते हैं कि हमारे पास जो वर्ड रूट होती है, अगर उससे पहले वर्ड्स जुड़ेंगे तो वो अपने पास उसका जो मीनिंग है वो चेंज कर देंगे। तो दैट मीन्स कि वो प्रीफिक्स है, और उसके बाद जुड़ करके अगर चेंज करेंगे तो इट मीन्स वो सफिक्स है। तो वही चीज है, आपका जो वर्ड रूट होता है ना, वर्ड रूट बीच में आनी चाहिए। वर्ड रूट होती है, ठीक है। अब वर्ड रूट से पहले कौन आता है? वर्ड रूट से पहले जो भी हमारे पास जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। और वर्ड रूट के बाद जो जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा अपने पास? सफिक्स। तो जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, एल्काइल ग्रुप, ध्यान रहे कि एल्काइल ग्रुप्स कभी भी सफिक्स की तरह नहीं जुड़ते हैं। एल्काइल ग्रुप्स किसकी तरह जुड़ते हैं हमारे पास? एल्काइल ग्रुप जो जुड़ेंगे वो एज अ प्रीफिक्स जुड़ेंगे। पर अब इसमें भी आप इसको ध्यान रखना कि एल्काइल ग्रुप्स को लिखते कैसे। देखो आपने यहाँ पे जो कार्बन चेन बनाई थी वो टोटल कितने कार्बन की बनाई थी? 9 कार्बन की। कौन कौन बाहर हो गया आपकी चेन से? सबसे पहले तो एक सेकंड पोजीशन का मिथाइल ग्रुप बाहर हो गया, और उसके बाद 6th पोजीशन का कौन बाहर हो गया यहाँ पर? इथाइल। अगर मैं देखूं तो इसको मैं मिथाइल लिखूंगा और इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? इथाइल। आईयूपीएसी कहता है कि आप जब इनको लिखोगे तो अगर आपके पास एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तब तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या करना है, पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जो अल्फाबेटिकली पहले अपेयर होता है। तो आपकी डिक्शनरी में, आपके अल्फाबेट में पहले ई आएगा या पहले एम आएगा? ई आएगा। तो मैं शुरुआत इथाइल के साथ करूंगा, पर मैं इथाइल नहीं लिखूंगा। इथाइल लगा दो है, पर कौन सी कार्बन से लगा है आपका इथाइल? 6 से। तो इसके नाम में सबसे पहले इसका लोकेंट मेंशन होगा, मींस इसकी पोजीशन मेंशन होगी 6। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे डैश लगाया हुआ है, हाइफन यहाँ पे लगाया हुआ है। आपको भी यही करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसके बाद ना कॉमा लगाते हैं। अभी बताऊंगा कॉमा कहां पे लगाना है, यहां पे नहीं लगाते। जब मैं लोकेंट को उसके नाम के साथ, जो आपकी नाम है, जब उसके लोकेंट को सेपरेट किया जाता है तो वहां पर हम लोग डैश का यूज करते हैं। तो 6 इथाइल, फिर उसके बाद अब इथाइल के बाद एक और है यहाँ पर मिथाइल। मैं फिर से इसको डैश लगाऊंगा, उसकी पोजीशन मेंशन करूंगा, फिर से यहाँ पे डैश लगेगा, फिर हम लोग लिखेंगे मिथाइल। तो पहले इथाइल आएगा, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर फिर मिथाइल। इतनी बात आई समझ में यहाँ पर? ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपने अपने प्रीफिक्सेस तो खत्म कर दिए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रीफिक्सेस मेरे पास यहाँ पे बनेंगे नहीं। 2 ही तरीके के एल्काइल ग्रुप है। तो सबसे पहले
जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का पहले नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद नंबर क्या है, उसकी पोजीशन का नंबर है एसलेट में, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है जिसको हम लोग किससे सेपरेट करते हैं, यहां पर डैश से। ठीक है, कॉमा कहां पे लगाना है अभी देखेंगे। अब आएगी बारी किसकी, आपके वर्ड रूट की, क्योंकि प्रीफिक्सेस खत्म हो गए, सफिक्स यहां पे एप्लीकेबल है नहीं। वर्ड रूट क्या बननी चाहिए 9 कार्बन के लिए, नॉन। और क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो एंड किससे करेंगे, एन से। तो इसका नाम हो गया 6 इथाइल 2 मिथाइल और नॉन एन। ठीक है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज और है बता देता हूं भी। होता क्या है, जब आप आईयूपीएसी नेमिंग की शुरुआत करते हो ना, तो शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से होती है। आप एक बार कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कभी यूज नहीं करोगे। अगर आपने इथाइल को कैपिटल ई लिख दिया है, तो अब उसके बाद अब कहीं पर भी आप जो है कैपिटल लेटर यूज नहीं करोगे। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से नेम करा हुआ होता है, बट आईयूपीएसी कहता है कि आप एक बार कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में। बट एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में कई जगह पर कैपिटल लेटर यूज होता भी है, कई जगह पे वो नहीं भी करते हैं। ठीक है, बट ध्यान रहे, अगर आपने शुरुआत में कैपिटल लेटर यूज करा है कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके बाद दोबारा कहीं पर यूज मत करना। ठीक है, एक ही बार कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है, जो आपके पास नाम की शुरुआत है वहां पर यूज होगा, उसके बाद कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर को बीच में कहीं पे यूज नहीं करेंगे, और अपनी मर्जी से कभी स्पेस भी नहीं देंगे। स्पेस अलाउड नहीं होता है नेमिंग में। ठीक है, क्योंकि जब आप स्पेस देते हो ना, स्पेस में बताता हूं, स्पेस आपको क्या बताता है। जैसे किसी ने सोडियम क्लोराइड लिखा, आपने देखा होगा कि पहले सोडियम आता है, फिर सोडियम के बाद क्या होता है, स्पेस होता है ना, तब लिखते हैं क्लोराइड। तो ये असलियत में आपके पास जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करते हैं, जब उनकी नेमिंग आपको कराते हैं, सोडियम क्लोराइड आपको बता रहे हैं कि इसमें Na अलग है और फिर वैसी कौन है, यहां पर Cl है। ठीक है, तो इसके बीच में स्पेस होता है, और यहाँ पे एस बी कैपिटल रहता था, सी बी आप एस बी अभी तक आपको नहीं पढ़ाया होगा कि एस कैपिटल रखना है या सी कैपिटल स्मॉल रखना है, लिख दिया चलेगा। यहां पे ऐसा नहीं चलेगा, यहां पे स्पेस चलते थे, यहां पे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें सोडियम है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, कि एक सोडियम आयन है, वैसे यहां पर एक क्लोराइड आयन है जब ये सेपरेट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना स्पेस होती है, इट मींस ब्रेक नहीं करना है आपको कोई ब्रेक नहीं देना है बीच में, प्रॉपर हाइफन्स यूज करने हैं, और या तो जब पोजीशन सेपरेट करते हैं, पोजीशन सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज होते हैं। जब मैं पोजीशन को सेपरेट करूंगा, अभी आगे देखेंगे उसको। तो एक बात आई समझ में, ब्रेक नहीं देना है बीच में, स्पेस नहीं देना है, और हाइफन मतलब जिसको आप डैश कहते हो इसी को हम लोग हाइफन कहते हैं, तो हाइफन यूज करनी है। तो सबसे पहला वाला समझ आया, जो सबसे पहला पार्ट है, कैसे हम लोगों ने इसको नेम किया यहां पर। अब आते हैं आगे कि आपको कॉमास कहां पे यूज करने हैं। जैसे आपके पास ये सबसे पहला वाला एग्जांपल है, यहाँ पे टोटल जो कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में वो कितने हैं, 5। सबसे लंबी कार्बन चेन 5 कार्बन की है। कितने कार्बन एटम्स आपके चेन से बाहर हो गए, टोटल 2। ठीक है, और एक एक कार्बन का ये अल्काइल ग्रुप है, तो मतलब मिथाइल ग्रुप है। लेकिन अब बात ये है, मिथाइल 2 पे भी लगा हुआ है, 4 पे भी लगा हुआ है। ठीक है, ये मिथाइल आपका 2 पर भी है, 4 पर भी है। तो अब मैं इसकी पोजीशन ऐसे नहीं लिखूंगा कि 2 मिथाइल फिर 4 मिथाइल। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो अब कि आप कहो पहले आप लिख रहे हो 2 मिथाइल, फिर आप उसके बाद दोबारा लिख रहे हो 4 मिथाइल, और ये आप करोगे। अभी मैं ये भी बता रहा हूं कि इसको बताने के बाद भी बच्चे यही करेंगे, क्योंकि ये गलतियां मैंने होते हुए देखी है, इसलिए मेरे को पता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये जो तरीका है ये गलत है, ये नहीं करना है। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का है तो उसको एक ही बारी में लिख के खत्म करना होता है। तो जब ये 2 और 4 दोनों पे लगाए तो इसकी पोजीशन को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। ठीक है, हाइफन नहीं लगाएंगे। ये भी नहीं कर सकते हो आप, ये भी नहीं करना है कि 2-4 2,4 2,4 करेंगे, उसके बाद हाइफन लगाएंगे। कितने मिथाइल लगे थे टोटल, 2, तो अब लिखा जाएगा डाइमिथाइल। और कितने कार्बन की चेन थी आपके पास, 5, तो वर्ड रूट क्या बनेगी, पेंट, और एन किससे क्या कर देंगे, इसको हम लोग यहां पर एंड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली आगे वाले पे देखते हैं, यहां पे भी टोटल कितने कार्बन एटम्स है आपकी पेरेंट चेन में, 5। कितने लोग बाहर हो गए आपकी चेन से, 3 कार्बन एटम्स बाहर हो गए, जिसमें से 2 मिथाइल तो सेकंड पे लगे हैं और 1 मिथाइल 4 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 मिथाइल 2 पर है, 1 मिथाइल 4 पर है, तो टोटल कितने मिथाइल है मेरे पास, 3। 2 की पोजीशन 2 है तो 2,2, और 1 की पोजीशन 4 है तो 2,2,4, और कितने मिथाइल थे टोटल, 3 थे। अगर टोटल 3 मिथाइल थे तो क्या यूज करेंगे यहां पर हम लोग टोटल के लिए, इसमें ट्राइमिथाइल। ठीक है, 3 के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर, ट्राइमिथाइल, और एंड किससे करेंगे, वैसे ही वहां पर उसको अपने पास पेंटेन से। फिर ये वाला एग्जांपल देखते हैं, यहां पर कितने कार्बन एटम्स है आपके पास चेन में, टोटल 7। 4th पोजीशन पर एक मिथाइल बाहर हुआ, फिर एक और मिथाइल बाहर हुआ, और वैसे ही 3rd पोजीशन पर क्या बाहर हुआ, इस बार एक इथाइल। ये आपका इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3 जो है यहां पर, ये इथाइल बाहर हो गया।
तो ये है आपका 4,4, एक तो डाइमिथाइल बन रहा है, एक 3 इथाइल बन रहा है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो पहले इथाइल आना चाहिए, तो देखो इथाइल आया पहले, 3 इथाइल, फिर 4,4 क्या आना चाहिए, डाइमिथाइल। 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो क्या यूज होती थी, हेप्ट, और एन से क्या कर देंगे हम लोग, इसको यहां पर एंड कर देंगे। ठीक है, ये होता है आपके पास अगर मेरे पास सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगा होगा तो। अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं चल रहा है, अभी सब्स्टिट्यूएंट से चल रहे हैं, पर जो तरीका यहां पर आपको बताया जा रहा है यही आपको यूज करना है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं, वो आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। अभी यहां पर आ जाते हैं। अब एक होता है हमारे पास रूल ऑफ लोकेंट्स। अब ये रूल ऑफ लोकेंट्स को हम लोग समझेंगे। रूल ऑफ लोकेंट्स क्या है, अभी क्या है कि अभी आपके पास इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, पर मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं, जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब उसके बाद फिर से इस चीज को देखेंगे। अगर बात ऐसी होती कि मैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जब चल रहा हूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को नंबर किधर से करना है। ठीक है, अभी तो आपको ये बताया कि हमारे पास जो लीस्ट पोजीशन है वो जानी चाहिए। ठीक है, लीस्ट पोजीशन जानी चाहिए। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड से भी लीस्ट जा रही है, राइट हैंड साइड से भी जो नंबर है वो बराबर जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से अगर वो बराबर जा रहा है और आपके पास कई तरीके के फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले क्या होता था, एक रूल आपको ये पढ़ाया जाएगा, क्या पता अभी भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाए, कहते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन का सम है ना वो लीस्ट बनना चाहिए। पोजीशन का जो सम है, जो नंबर आप इनको दे रहे हो, जैसे अभी आपने नंबर दिया 2,4 यहां पर दिया तो ये 6 बन रहा। ठीक है, अब आप इधर से भी चलते ना तो भी यही होता 1 2 3 4, तब भी ये 2,4 पे ही पड़ता। ठीक है, कोई चेंज नहीं आता। मैं यहां से भी चलता तो 1 2 3 4, तो इसमें भी वही सेम रहता। ठीक है, अभी तो वो चीज नहीं आएगी, पर मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं। तो अब वो रूल आपको नहीं लगाना है। आयुपेसी कहती है कि वो रूल हो गया पुराना, उसको आपको फॉलो नहीं करना है। अब चलता है एक रूल ऑफ लोकेंट्स। रूल ऑफ लोकेंट्स से कहता है कि आपके पास जो पोजीशन का सम है ना, जो लीस्ट लाना है, इस चीज को नहीं, हम लोग इस चीज को प्रेफर नहीं करेंगे। रूल ऑफ लोकेंट्स से कहता है कि जो सेट है ना लोकेंट्स का, ये जो सेट ऑफ लोकेंट्स है, इट शुड बी ऑफ लीस्ट वैल्यू। ठीक है, लीस्ट या फिर मिनिमम वैल्यू। अब ये सेट जो बन रहा है, ये सेट कैसा बनना चाहिए, सेट आपके पास ना मिनिमम वैल्यू का बनना चाहिए सेट। एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास कहीं पे सेट बन रहा है 2,5,6। ठीक है, एक जगह पर आपने जब फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट को चूज करा तो आपके पास सेट बना 2,5,6, लेकिन वही जब आपने इसको दूसरी तरफ से नंबर किया होगा, अगर आपने दूसरी तरफ से नंबर किया होगा तो हो सकता है उधर से जो सेट निकल करके आया वो निकल करके आया आपके पास 3,5,7। एक एग्जांपल के लिए आपको कह रहा हूं, तो इसमें से जो छोटी वैल्यू का सेट है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये प्रेफर नहीं होगा, ये प्रेफर होगा। जैसे मैथ्स में आपको सेट पढ़ाते हैं तो सेट जो होता है वो कलेक्शन होता है नंबर्स का या डेटा का। तो ये जो आपके पास लोकेंट्स है, ये लोकेंट का जब आप सेट बनाओगे अभी आगे नेम करते हुए, तो ये सबसे छोटा सेट बनना चाहिए। ठीक है, नंबर में सबसे छोटा बनना चाहिए, जो उसके अंदर वैल्यूज आ रही है छोटे नंबर की आनी चाहिए। अगर बड़े नंबर की वैल्यूज का सेट बन रहा है तो वो प्रेफर नहीं करना है, छोटे वैल्यूज का सेट आपको बनाना है। तो आपको नंबर उधर से करना है, फिर चेन को जिधर से जो सीक्वेंस है, जो लोकेंट्स का अपने पास सेट है वो अपने पास कैसा बन रहा हो, सबसे छोटा। ठीक है, तो जो रूल ऑफ लोकेंट्स है वो आपको ये बताता है कि नंबरिंग ऑफ चेन in such a way that the set of locants should be of least or minimum value। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो चीज है रूल ऑफ लोकेंट्स जो कि आपको परेशान करेगी, या टीचर्स आपको स्कूल में जब देंगे तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़ाएंगे नहीं, पर जब आप एग्जाम में करके आ जाओगे तब कहेंगे तो गलत है। ठीक है, और वो रूल हो गया पुराना, जिसमें हम लोग जब नंबर करते थे फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर का जो सम है वो लीस्ट बनना चाहिए। अब वो नहीं चलता है, अब चलता है रूल ऑफ लोकेंट्स। ठीक है, जो कि है सेट वाला। तो ये मिनिमम वैल्यू वाला आया समझ में। अभी यहां पर नहीं लग रहा है कहीं भी, मैंने अभी क्लियर कर दी है ये बात कि यहां पर कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, बट यहां नहीं लग रहा है इसका मतलब ही नहीं कहीं नहीं लगेगा। अभी आगे हम कई ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पे ये चीज हमारे पास लग रही होगी। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा मैं करवाऊंगा सबसे पहले इसी का क्वेश्चन, तो ये चीज आप लोग बस वहां के लिए ध्यान रखना, क्योंकि जो तरीका भी आपको पढ़ाया जा रहा है फंक्शनल ग्रुप में भी यही तरीका रहेगा। फंक्शनल ग्रुप में कुछ चेंज नहीं आएगा, बस कुछ फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स होते हैं तो प्रीफिक्स की तरह जुड़ जाएंगे, जिनके सफिक्स होते हैं वो सफिक्स की तरह जुड़ जाएंगे, और कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब आते हैं आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी जैसे वर्ड्स का यूज कहां पर होगा। यहां पर अगर देखेंगे तो आपके पास ये जो
क्वेश्चन है, या इसको आप एक तरीके से स्टेप समझो। अब इसमें वही चीज लिखी हुई है, इफ द टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। ये जो रूल है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये रूल मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये रूल हर जगह वैलिड नहीं होता है, ठीक है। इस पे अभी अगर आप देखोगे तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं तो आपके पास जो इथाइल ग्रुप है वो कौन से पोजीशन का आ रहा है, थर्ड पोजीशन का आ रहा है। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं तो भी आपकी एल्काइल ग्रुप थर्ड पोजीशन की जाएगी, और अगर आप राइट हैंड साइड से चलोगे तो भी आपकी एल्काइल ग्रुप कौन से पोजीशन की जाएगी, तो भी थर्ड ही जाएगी। जबकि अभी तक आपको ये पढ़ाया था कि जिधर से पास पड़े वहां से नंबर करो, तो इधर से तो यहां भी सेम पढ़ रहा है, यहां भी सेम पढ़ रहा है, दोनों जगह से सेम ही तो पड़ा। और मैं यहाँ पे रूल ऑफ लोकेंट भी नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि इधर भी 3,6 दूंगा तो उधर से भी 3,6 ही आएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, ऐसी जगह पे आपके पास इन दोनों के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम किससे शुरुआत हो गया, एम से, और इसकी शुरुआत किससे होगी, ई से। तो डिक्शनरी में अल्फाबेट में पहले क्या आएगा आपके पास, ई आएगा। तो ये जो इथाइल है ना, फिर इसको प्रायोरिटी मिलेगी कि आप इसकी तरफ से नेम करो या इसकी तरफ से नंबर करो, क्योंकि इसका नाम पहले अपीयर होता है। तो इसलिए मैंने 1 2 3 जो लिखा वो इसके नाम की तरफ से लिखा, क्योंकि ई पहले आता है उसमें अल्फाबेट में, ना कि इधर से लिखा। मैं रूल ऑफ लोकेंट लगा नहीं सकता था, क्योंकि दोनों तरफ से वो जो सेट बनाएगा वो 3,6 और 3,6 का बनाएगा। तो इसलिए इसका नाम 6 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन ना होकर के क्या हुआ, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्यों? क्योंकि इथाइल जो है वो पहले आता है, इसलिए उसका जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। जिसका नाम पहले पड़ गया उसको छोटा नंबर जाना चाहिए। ये होता है आपके पास रूल। मैं पहले बता दूं, ये बहुत कम जगह आपको शायद ही कभी यूज करने को मिले, ये हर जगह वैलिड नहीं होता है। उसका भी आप रीजन समझ जाओगे जब फंक्शनल ग्रुप आएगी कि क्यों ये हर जगह वैलिड नहीं हो रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, इस ग्रुप को हम लोग नियोपेंटेन थी है। तो नियोपेंटेन आगे क्या बनाएगी, अपना नियोपेंटाइल बनाएगी। ये नियोपेंटेन है ना अपनी, ये नियोपेंटेन क्या बना करके देगी आपको, अपना नियोपेंटाइल। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है कहीं इस तरीके का कोई सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इस तरीके का, ठीक है, या आपकी कोई इसमें पेरेंट कार्बन चेन रही होगी, ये उसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो इसको क्या नाम दे, ये तो ना आइसो की कैटेगरी में जा रहा है, ना नियो की कैटेगरी में, ना सेकेंडरी ना टर्शरी। तो इसको क्या करना है, इसके अंदर खुद एक बार आईयूपीएसी नेमिंग करी जाती है फिर, ठीक है। अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, ध्यान रहिए चेन नहीं है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं आपके पास उस सब्स्टिट्यूएंट की चेन में, 4, ठीक है। जिसमें से सेकंड पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, 2,3 डाइमिथाइल। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ब्यूट, तो ये बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है एक, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप जो होने आएगा आपका एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। तो अगर ये कभी चेन में लगेगा तो फिर विद इन जो चेन है, पेरेंट कार्बन चेन है, वो तो नाम तो आपको करना ही करना है उसको, पर पहले सब्स्टिट्यूएंट का भी तो नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट की भी आईयूपीएसी नेमिंग करी जाती है फिर, क्योंकि है ना आइसो फिट हो रहा है, ना नियो फिट हो रहा है, ना सेकेंडरी टर्शरी, कुछ भी फिट नहीं जा रहा है अपने पास। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस पे फिर आप जो ब्रांच्ड जो आपका एल्काइल ग्रुप था, जो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप था, फिर आप पहले उसको आईयूपीएसी नेम करते हो, उसके बाद अपनी जो है चेन वहां पर उसको जोड़ते हो। आइए चीज समझ में। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो चीज पढ़ी है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पर अटैच नहीं है, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स के साथ नेम करना प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, तो प्रीफिक्स सफिक्स बच्चा याद करके चला जाता है, ये चीजें आपको फंसाती है, ठीक है। ये तो मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कई लोग होंगे जो कहेंगे हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आता है, जहां रिंग का या चेन का पार्ट ये बन जाते हैं ना, उन बच्चों से क्वेश्चन होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये चीज पढ़ी नहीं। फंक्शनल ग्रुप रटना बहुत आसान होता है कि ओल किसको कहते हैं, अल किसको कहते हैं, ओन कहां पे यूज करना है, क्या हमारे पास ईथर्स होते हैं कि एल्कोक्सी एल्केन यूज करना है या एल्काइल एल्केनोइड यूज करना है, बट ये नहीं कर पाता हर कोई, ये आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि पहली बात स्टेप वाइज आप याद कर लोगे तो कितने दिन याद रहेगा आपको। क्वेश्चन आपने कितने ही करे होंगे, 8-10 क्वेश्चन करके जाता है बच्चा, इससे ऊपर करता नहीं, तो ये कोई नहीं रिटेन कर पाता मेमोरी में ये पार्ट। और ये चीज तो आधे से ज्यादा को पता ही नहीं होती है कि जब ये एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसके अंदर भी पहले इसको नेम किया जाएगा। वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिखने में आसान लगता है पर है नहीं, क्योंकि अब आप 11th में हो। अभी तो ये सिर्फ एलिफेटिक चल रहा है, अभी तो रिंग पे आएंगे हम लोग, अभी रिंग में देखेंगे तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। ये है देखो, जैसे आपके पास अब जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, अब जरा उसको यहां पर समझेंगे। ये आपके पास एक कंपाउंड है, सबसे पहला मेरा काम क्या है, यहां पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक एग्जांपल के लिए, अगर ये क्वेश्चन आपके पास पहली बार अपीयर होगा, तो पहली बार अपीयर होगा तो मैं
देखूंगा कि यहां से यहां तक जब चला तो मेरे पास कितने कार्बन एटम्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं। ठीक है, अब एक बार जरा ऐसे भी चेक कर लेते हैं कि ऐसे में कितने आएंगे, और यहां तक पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 आ रहे। और अगर आप ऐसे चलते 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी 10 आ रहे। तो कह रहे कैसे भी चल जाओ, तीन तीन जगह से आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन 10 आ रहे हैं। क्या रूल प्रेफर किया जाएगा फिर? तीसरा वाला आया समझ में? जो तीसरा वाला मैंने बोला, तीसरे वाले में और कहां से 10 आ रहे हैं, ऐसे भी 10 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 रिस्पॉन्सेज हैं यहां पे। अब जिसमें से जो सबसे करेक्ट रिस्पॉन्स है वो कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, नंबर इस तरीके से करना है चेन को दैट द फंक्शनल ग्रुप विल गेट द लीस्ट पोजीशन। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा पोजीशन जाना चाहिए। देखो अगर आपने ये सीधी चेन सिलेक्ट करी, अगर आप ये सीधी रेड वाली करते ना, मैं अभी रेड वाली की बात कर रहा हूं, अगर आप सबसे सीधी चेन ये रेड वाली सिलेक्ट करते तो आपका सबसे पहला अल्काइल ग्रुप कौन सा बाहर होता? इथाइल ग्रुप। ये कौन सी पोजीशन पे पड़ता? तीसरी। तो आपको पहला पोजीशन तीसरा मिल रहा है। ठीक है, ये पहला पोजीशन है, तीसरा। अगर मैं ये ग्रीन वाला सिलेक्ट करता हूं तो ग्रीन वाला सिलेक्ट करने पर आपका सबसे पहला, अगर मैं यहां से नंबर करूं 1 2 3, तो आपका सबसे पहला मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है? ठीक है, और अगर आपने ये ब्लू वाला सिलेक्ट करा होता तो ब्लू वाला सिलेक्ट करते ही आपका सबसे पहला एल्काइल ग्रुप 1 2 3, ये भी कौन सी पोजीशन पे पड़ता? तीसरा। तो तीनों जगह से चल दिए, तीनों जगह से आंसर क्या मिला आपको कि कौन सी पोजीशन पे मिलने चाहिए? सारे के सारे थर्ड पर। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप थोड़ी है। मैं यहां पर इसको उसके हिसाब से लिख रहा हूं जैसा हम लोगों ने किया है। अगर मैं ग्रीन वाला सीक्वेंस फॉलो करूंगा, अगर मैं ग्रीन वाला सीक्वेंस फॉलो करूंगा तो मुझे बताना ग्रीन वाले सीक्वेंस पर क्या क्या नंबर आएगा। थर्ड पे कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 2। तो एक तो बनेगा आपका 3,3। उसके बाद अगला कहां पे पड़ेगा? देखो 1 2 3 4 5। उसके बाद कहां पे पड़ रहा है मेरे पास? 5 पर। और तो नहीं पड़ा फिर कहीं? ठीक है, अगर मैंने रेड वाला फॉलो किया होता तो रेड वाले पर क्या बनते हैं आपके लोकेंट? अगर आपने रेड वाला सीक्वेंस फॉलो करते तो एक तो थर्ड पे आता, फिर एक कहां पे आता? 5 पे। ठीक है, और एक होता अगर हम लोगों ने कौन सा फॉलो किया होता मेरा? ब्लू वाला। अगर आप